के गियर कहाँ कहाँ आते हैं और किस किस जगह में लोकेशन में उसका कौन सा गियर है और किस किस जगह में क्लच पैक में क्लच डिस्क कितना है, ब्लेड कितना है, उसकी स्प्रिंग्स कितनी है, उसके बारे में हम लोग बात किया। और उसी हिसाब से हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत कल जो ट्रेनिंग लिया उसी हिसाब से अभी हम लोग को क्या करना है कि ये ट्रांसमिशन जो है इस ट्रांसमिशन में पावर फ्लो क्या होता है, पावर फ्लो बोलेगा तो क्या होता है, पावर फ्लो बोलेगा तो हम एक नंबर इलेक्ट्रिकल करंट जाना है शुरू होना और कौन सा गियर उस टाइम में एंगेज होना है, उसको बोलता है पावर फ्लो। अगर गाड़ी चल रही है लेकिन हमारा गाड़ी में अगर समझो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर रिवर्स ऐसा गियर अगर नहीं गिरता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, एक तो ट्रांसमिशन के अंदर का ऑयल चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम चेक कर लेते हैं, कोई फ्यूज तो उड़ा नहीं है वो सब चेक कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद अगर ट्रांसमिशन के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम या उसके अंदर में हाइड्रोलिक चार्जिंग जो होता है उसका प्रेशर अगर कुछ कम हो तो हम लोग वो जगह पे क्या करते हैं, वो लोकेशन में कॉइल का थ्रू से प्रेशर मीटर लगाते हैं और प्रेशर मीटर और साथ ही साथ उस कॉइल में करंट आता है कि नहीं वो चेक करते हैं। बट उस टाइम में हम लोग को ये पावर फ्लो उस ट्रांसमिशन का पता होना चाहिए। खाली ग्रेडर का ट्रांसमिशन की बात नहीं है, और भी ट्रांसमिशन जो भी इलेक्ट्रिकल विद हाइड्रोलिक्स मल्टीक्लच वाले जो ट्रांसमिशन होते हैं उस ट्रांसमिशन में पावर फ्लो समझना बहुत जरूरत है। पावर फ्लो अगर बराबर समझोगे नहीं तो उसको कहाँ करंट चेक करना, कहाँ उसका प्रेशर चेक करना वो हम लोग को पता नहीं होगा, तो हम लोग उसको फाइंड नहीं कर सकते। नहीं तो आप लोग इतना ही अंदाज आ गया लेकिन हमको पता ही नहीं है कि पावर फ्लो कहाँ, मतलब 1 नंबर गियर अगर मिलना है तो कौन सा क्लच को ऑयल जाना है, ऑयल सप्लाई जाना है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाना चाहिए वो पता है। तो हम लोग को जितना ट्रांसमिशन चार्जर से 4 शाफ्टिंग और 7 क्लच ब्रेक और 4 शाफ्टिंग के 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स, बराबर ना, तो हो गया 12 गियर। तो 12 गियर कैसे गिरते हैं, 7 क्लच पैक में 4 शाफ्टिंग में 12 गियर गिरना है, तो कैसे गिरते हैं तो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे ना। बट आज मैं कंप्लीटली आप लोगों को खुद ही नहीं बताने वाला है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, उस टाइम आप लोगों ने बताना है कि जो खोलने के टाइम हम लोगों ने जो रिसर्च किया उस रिसर्च के अंदर में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप लोगों के पास अगर हुआ तो थोड़ा देना है, उसी से अगर मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं तो थोड़ा मेरा भी नॉलेज बढ़ जाएगा। तो जैसा अभी फर्स्ट नंबर गियर अगर ऑपरेटर क्या करता है, चेंज ऑफ रिवर्स से देता है 1 नंबर सिलेक्शन करता है, वो सिलेक्शन करने के बाद में जो ईसीएम है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मॉड्यूल उसके थ्रू से क्या होता है, करंट कहाँ आता है, कॉइलों में आएगा, कॉइल में आ गया और ट्रांसमिशन तो इंजन चल रहा होता है, ट्रांसमिशन चल रहा है, तो ट्रांसमिशन चल रहा है तो उसके साथ में चार्जिंग पंप भी चल रहा है। चार्जिंग पंप क्या करता है, ऑयल ट्रांसमिशन का उठाता है, उठा के लेके जाके कंट्रोल वाले के पास में छोड़ देता है। जब अगर उसने सिलेक्शन नहीं दिया तो सिलेक्शन देने के बाद वो कॉइल में जाना है और वो गियर काम करना है। बट जिस टाइम अगर सिलेक्शन नहीं किया तो उसके अंदर ऐसी डिजाइन होगी कि वो डिजाइन से क्या होगा, वो अंदर से ही रिलीज होकर रिलीज से फिर वो ट्रांसमिशन का हंडी का अंदर में जाके ऑयल पड़ता होगा, बाहर तो तरफ जाता नहीं है, ठीक है ना। तो आप 1 नंबर अगर सिलेक्शन कर दिया तो 1 नंबर अगर सिलेक्शन कर दिया तो उस टाइम में 1 नंबर सिलेक्शन करने के टाइम में फॉरवर्ड लो गियर और फर्स्ट गियर ये दोनों में करंट जाना है और उसी करंट जिसमें जाएगा उसी गियर में प्रेशर भी रहना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर भी जो जाता है वो प्लस प्रेशर भी जाता है वो भी रहना चाहिए। तो ये 2 कॉइल को क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से ये दोनों कॉइल काम करना चाहिए। अगर ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑयल प्रेशर जो चार्जिंग पंप में उठाया वो प्लस पे जाएगा, प्लस पे जाके प्लस पे इंगेज हो जाएंगे, इंगेज होकर ये दोनों गियर क्या होगा एक साथ लॉक होकर फर्स्ट नंबर गियर गिरेगा कि नहीं। और सही सेकंड में फॉरवर्ड 5 उसके साथ में फॉरवर्ड 3 फॉरवर्ड लो प्लस सेकंड गियर, फॉरवर्ड 4 फॉरवर्ड 8 मतलब फॉरवर्ड हाई गियर प्लस सेकंड गियर और फॉरवर्ड 5 में फॉरवर्ड लो और थर्ड गियर, फॉरवर्ड 6 में
फॉरवर्ड हाई प्लस थर्ड गियर, फॉरवर्ड 7 में फॉरवर्ड एल, एल मतलब लो गियर, फॉरवर्ड लो गियर प्लस फोर्थ गियर। उसके बाद में 8 नंबर में फॉरवर्ड हाई और प्लस फोर्थ गियर। ये ऐसे अगर ये कंटिन्यू एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन है, अगर ढंग से उसमें प्रेशर है और ढंग से उसमें अगर सप्लाई बराबर ईसीएम तक उससे जा रहा है तो ये गियर बराबर काम करेंगे, ठीक है, काम करेंगे ना। तो हम लोगों को हमारा ट्रांसमिशन था उसमें प्रॉब्लम क्या आया था, अभी हमने जो बात किया वो ओनली फॉर फॉरवर्ड गियर का बात किया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर। तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन था उसके अंदर में फॉरवर्ड फर्स्ट और फॉरवर्ड 2 ये दोनों लगते नहीं। क्यों? सुबह गाड़ी जब हम चालू कर देंगे तो पहले गियर कौन सा लगेगा, पहले गियर कौन सा ऑपरेटर लगाएगा, जोर से बोलो, 1 नंबर लगेगा, तो 1 नंबर लगेगा, उसके बाद में धीरे से चेंज करके 2 नंबर में जाएगा, ऐसा धीरे 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 क्या करेगा वो जाएगा। उसी हिसाब से क्या होगा, जब वो गाड़ी ये करेगा तो उसी हिसाब से धीरे 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 डाउन करते भी आएगा। हम लोगों के पास जो ट्रांसमिशन पड़ा था उसमें ये फॉरवर्ड फर्स्ट और सेकंड नहीं लगा। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन में आया कि भाई फॉरवर्ड फर्स्ट में फॉरवर्ड लो और फर्स्ट गियर ये दोनों को प्रेशर जाना है, ऑयल का सप्लाई जाना चाहिए, बराबर है। तो इसमें क्या हुआ, दोनों में ऑयल का सप्लाई जा रहा था, प्रेशर जा रहा था, बट अंदर में फर्स्ट गियर का अंदर में जो क्लच पैक है वो क्या हुआ था, इसी कारण से टूट गया था। तो उसमें फर्स्ट गियर लगेगा, सेकंड गियर लगेगा, नहीं लगेगा ना। वैसा ही आगे हम लोग जाते हैं रिवर्स गियर में। तो रिवर्स गियर में 1 2 3 4, इसमें फर्स्ट रिवर्स में रिवर्स क्लच और फर्स्ट गियर, ठीक है ना। ये दोनों को क्या करना है, ऑयल का सप्लाई भी जाना है और दोनों में प्रेशर भी जाना चाहिए। सेकंड नंबर में रिवर्स और सेकंड गियर, थर्ड में रिवर्स और थर्ड और रिवर्स 4 में फोर्थ। तो हमारे ट्रांसमिशन में एक तो आ गया फॉरवर्ड में फर्स्ट गियर और सेकंड में भी प्रॉब्लम था और सेम में आ गया रिवर्स गियर में प्रॉब्लम आ गया। इसका मतलब रिवर्स फर्स्ट भी गिर देगा। क्यों नहीं गिर रहा था, रिवर्स फर्स्ट के साथ में क्या क्या लगा हुआ है, कौन सा गियर लगा हुआ है, 1 नंबर गियर और रिवर्स गियर। तो रिवर्स में से सप्लाई जा रही है, प्रेशर जा रहा है, एंगेज हो रहा है, और उसके साथ का जो उसका कॉम्बिनेशन गियर जो है वो फर्स्ट गियर है। वो फर्स्ट गियर में भी सप्लाई जा रही है, प्रेशर जा रहा है, लेकिन अंदर का क्लच पैक क्या हो गया है, टूट गया है। टूट गया तो उसमें क्या होगा, ज्यादा एक्सेस गैप है, गैप की वजह से क्या होता है वो एंगेज नहीं होता है, इसीलिए गियर लॉक नहीं हुआ और उसी वजह से जाता नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ट्रांसमिशन ओपन किया उस ट्रांसमिशन का अंदर में फर्स्ट सेकंड फॉरवर्ड और रिवर्स 1 ये दोनों में जो भी हमारा प्रॉब्लम आया था वो 3 गियर में प्रॉब्लम था। ये तीनों गियर का प्रॉब्लम एक ही क्लच पैक है, मतलब 7 क्लच पैक के अंदर में एक क्लच पैक ऐसा है वो 3 गियर के साथ में अटैच है, बराबर ना। और ये बाकी जो फॉरवर्ड के रिवर्स गियर है, बराबर है, ये फॉरवर्ड के गियर है और ये रिवर्स के गियर है। इसके साथ में देखो रिवर्स गियर में फर्स्ट नंबर पे क्या है, रिवर्स फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट खराब हो गया इसके लिए फर्स्ट नंबर लगा नहीं। सेकंड में कुछ खराब नहीं हुआ बोल के रिवर्स प्लस सेकंड लग रहा था, ये भी इसके साथ में थर्ड में था लग रहा था, फोर्थ में भी वैसा था। और इसमें ये F3 मतलब फॉरवर्ड 3 फॉरवर्ड 4 फॉरवर्ड 5 6 7 और 8 इसके साथ जो भी था ये सब कुछ सही था, इसके लिए वो सब गियर लग रहा था ना। तो हम लोगों को अगर ये सब चेक करना है तो हम लोग कैसे तरीका से चेक करते हैं, इसके लिए क्या क्या लगेगा आप लोगों ने बताया, एक एक बताओ। अगर हमको गियर नहीं लग रहा है तो हम ऊपर से हमारे पास जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन है उन्होंने इलेक्ट्रिकल लाइन चेक कर लिया, ईसीएम से जो सप्लाई आना वो सप्लाई देख लिया, गाड़ी में 24 वोल्ट का अल्टरनेटर लगा है, 24 वोल्ट सप्लाई बैटरी में है कि नहीं वो भी जरूरत है कि नहीं, उसके रिलेस है वो रिले सही होना चाहिए, फ्यूज सही होना चाहिए, वायरिंग सही होना चाहिए, सब कुछ सही हो गए, वो वहाँ तक आ गया। कॉइल का सुविधा हो सकता है उसको खोल के देख लिया, भाई चेंजर दिया, चेंजर देने के बाद कॉइल में कुछ लोहा पकड़ लिया तो मैग्नेट पकड़ रहा है, तो कॉइल भी काम कर रही है। उसके बाद हमको क्या करना है और क्या चेक करना है इसके साथ में ये ऑयल स्टार्टिंग में हम लोग चेक किया, जब गियर नहीं लग रहा तो स्टार्टिंग में ऑयल चेक कर लिया, ठीक है। उसके साथ में और क्या चेक करना है हमको, उसने तो अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जितना भी है वो चेक करते आया और उन्होंने बोल दिया कि भाई आगे ये सब सही है, तो हमको क्या चेक करना है,
प्रेशर चेक करना है। तो वो प्रेशर चेक करने के टाइम में ये पावर फ्लो हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर ऑपरेटर बोल दिया कि फर्स्ट नंबर गियर नहीं लगता है, तो हमको प्रेशर मीटर कहाँ कहाँ लगाना है? फॉरवर्ड लो गियर का जो कॉइल है उसके पास में जो प्लग दिया हुआ वो प्लग में लगाना है। सेकंड नंबर फर्स्ट गियर में लगाना है। ये दोनों में लगा के हम लोग जब चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो प्रेशर समझो 18 psi या 20 psi जो दिखता है वो उस टाइम में क्या होगा, कुछ तो ड्रॉप होगा। अगर अंदर कुछ खराबी है होगा ड्रॉप होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों मीटर कंपल्सरी क्या होगा, एक जगह में स्टैंड होगा। जब गियर दोगे तो एक ही टाइम में थोड़ा सा क्या होगा, डाउन होगा, और फिर वो जगह में जितना 20 या 18 जो पीएस है उस जगह में वो कांस्टेंट रुकना है। जब कांस्टेंट में रुकेगा तो ही जाके गियर लोड लेके चला जाएगा। अगर उसमें वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन मतलब हो सकता है एक फर्स्ट नंबर का जो प्रेशर गेज है उसमें समझा हो सकता है 8 पीएसआई दिख रहा है और ये फॉरवर्ड गियर में बराबर 20 पीएसआई दिख रहा है, तो ये फुल्ली एंगेज है, लेकिन ये एंगेज नहीं। वो किसके लिए एंगेज नहीं हो सकता है, उसके अंदर का इंटरनल लीकेज हो सकता है कि नहीं, या वो लाइन में कुछ कोई जगह में कचरा फंसा होगा, ज़्यादा नहीं होगा प्रेशर, या अंदर का वेयर एंड टेयर कुछ ज़्यादा हो गई इसकी वजह से कुछ हो सकता है। तो ऐसा हर गियर में हम लोगों को ये पावर फ्लो पता होने से क्या होगा, हम उस हिसाब से मीटर लगाना है और चेक करना है। ऐसा नहीं है कि अंदाज बन के हमने कहाँ भी मीटर लगा दिया, उसका शो निकाला और कोई हमारा जो सीनियर है उनको बता दिया तो वो मानेगा। अगर उसके पास में अगर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग अगर है तो वो मानेगा नहीं, वहाँ से कुछ आइडिया देगा, ठीक है, आइडिया देगा ना कि नहीं। तो हम लोग अभी जो ये टॉपिक जो भी सीख लिया या जो समझ लिया, इसमें और किसी को डाउटफुल है तो बताओ, या और कोई जगह में किसी ने कुछ बताया है जिसमें एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज मिला हुआ है तो थोड़ा शेयर करो। और ट्रांसमिशन ऑयल कैसा चेक करता है, थोड़ा कुछ चीजें बताओ। ट्रांसमिशन ऑयल कैसा चेक किया जाता है, चालू करके चेक किया जाता है ना, उस टाइम में गाड़ी कौन सा पोजीशन में होना चाहिए, गाड़ी क्या होना चाहिए, मोटर ग्रेडर लेवल पोजीशन में रहना चाहिए, और इंजन स्टार्ट करने के टाइम में आइडल रन का टाइम में गेज निकाल के हमको देखना है कि वो हाई लेवल तक है या नहीं है। अगर वो 1 पोजीशन में रहेगा तो हाई से ज़्यादा हो सकता है, बराबर है। तो ये आप सब ध्यान में रखना है कि ट्रांसमिशन में ऑयल यदि हम लोग को चेक करना है तो वो इंजन स्टार्ट करके करना है। क्यों करना है मतलब, वन में ज़्यादा दिखाएगा, ओके, बट चालू करने के बाद ऐसा क्या होता है कि उस तरह पे वो बराबर लेवल में आता है। उसका क्या होता है, इंजन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या चालू होगा, इंजन चालू हो गया, उसके बाद क्या चालू, तो कन्वर्टर में ड्राइव आएगा, कन्वर्टर में ड्राइव आने के बाद क्या होगा, उसके बगल में और एक सेपरेट पंप रखा है और एक स्टार्टिंग पंप, ट्रांसमिशन स्टार्टिंग, वो क्या होगा, रनिंग होगा तो आपने आप क्या करेगा, वो प्रेशर उठाएगा और अंदर जो लाइन है वो लाइन के अंदर में वो पकड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितना लाइन में आया उतना आ गया और आगे वो लेवल में बराबर दिखाएगा। अगर वो लेवल से कम होगा तो क्या होगा, और ज़्यादा कम दिखाएगा, और उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर वो कम रहेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, काम ढंग से नहीं किया करेगा। जब आप ऑयल प्रेशर अगर चेक कर रहे हैं, अगर ऑयल आदत कम नहीं तो क्या होगा, जैसे कम दिखाएगा। अगर समझो ऑयल भी बराबर है, सब कुछ है, और हम लोगों ने प्रेशर मीटर लगाया और प्रेशर नहीं आ रहा है, तो हम लोग कैसा डिफाइन करेंगे कि फ्लैट ही गया है, कम गया है कि और कुछ गया है, और कुछ गया है, बताओ। बेल बजा, बहुत पुरानी गाड़ी है, बहुत पुरानी गाड़ी है, ट्रांसमिशन हो सकता है 5 साल पहले किसी ओवरऑल किया हुआ है, चल रही अचानक ये प्रॉब्लम आने लगी। हम गए गाड़ी के पास में और गाड़ी को हमने पहला ऑयल चेक कराया, चालू करके ऑयल भी बराबर है, फिर हम लोगों ने ऑटो टेक्नीशियन को पकड़ा पे नेम करता है, उसी इलेक्ट्रिकल लाइन चेक कराया, हमने चेक किया, सब चेक करते करते गए, लास्ट में हो सकता है प्रेशर मीटर भी हम लोगों ने लगाया, प्रेशर मीटर में अगर शो कम दिख रहा है तो हम कैसा हम डिसाइड करेंगे, गाड़ी कम खराब है बोल के, ठीक है, मतलब कम दिखा रहा है, सभी गियर में अगर कम दिख रहा है, ठीक है, कोई एक गियर में ही जरूर करवा रहा है, उस गियर में वो सब हो सकता है, और सभी गियर में एक ही कांस्टेंट दिखा रहा है, लेकिन कम दिखा रहा है,
चार्जिंग पंप काम नहीं कर रहे हो और सर्टिफिकेट से पहले आपको क्या करना है, चार्जिंग पंप के अंदर में ट्रांसमिशन में जो दिया हुआ स्टेनर है वो स्टेनर तो चौक नहीं हुआ है। अगर स्टेनर चौक होगा तो क्या होगा, चार्जिंग पंप को सप्लाई ज़्यादा मिलेगी, सक्शन लाइन में नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कभी कभी ट्रांसमिशन का ऑयल आप लोग जब चेक करते हैं ना चालू करने के बाद में, वो ऑयल पूरा ऐसा साबुन का फेस जैसा है वैसा होता है। उसका क्या डिसाइड करना है कि वो क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसाइड करना है, क्या प्रॉब्लम है। अभी जैसे आप लोगों ने बोला कि स्टेनर चौक होगा, हाँ, जो स्टेनर जब चौक रहेगा ना उसमें में सक्शन लाइन में ऑयल उसको मिलेगा नहीं ज़्यादा, तो ये एयर खींचने का कोशिश करेगा, कम ऑयल होगा तो भी ऐसा होगा। और सक्शन ट्यूब जो होती है ना वो अगर किधर पे क्रैक हो, जैसा गाड़ी का डीजल टाटा 1612 1613, वो गाड़ी में जो भी डीजल टैंकी होती है ना वो डीजल टैंकी का सक्शन लाइन ऊपर से होता है ना, ये ऊपर में 32 का या 36 का नट लगा रहेगा, उसका फीडिंग बॉडी में आए, बॉडी से पाइप की जगह। अगर उसके अंदर में 200 लीटर की टांकी है और उसके अंदर 50 लीटर अगर डीजल है और उसमें जाने वाला पाइप अगर 50 लीटर को क्या होगा, यह क्या ठीक है ना, तो ऐसा वो भी हो सकता है, नहीं होने के लिए नहीं हो सकता है, कि हो सकता है ना। तो ऐसे ट्रांसमिशन की जो ट्रबल शूटिंग है वो ट्रबल शूटिंग तो ऐसा हम लोगों ने उसको धीरे धीरे करके देखना है। जब एक एक आदमी जब अपना काम में काम करने में एक एक प्रॉब्लम वाला सॉल्व करके गया तो उसको क्या होगा, धीरे से नॉलेज, वो नॉलेज जो दूसरे को बताएगा उसको मिलेगा, वो बताएगा दूसरे को, अल्टीमेट क्या होगा, जितना पब्लिक तो कोई भी आदमी को अगर चलो भाई ऑपरेटर में प्रॉब्लम है उसको दिया तो उसको ऑयल चेक करना कैसा है, अगर इधर एक आदमी नहीं बताया तो दूसरे को काम में गया दूसरे को काम में गया, अल्टीमेट जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। तो और इसमें क्या डाउट, डाउट उसको डाउट होगा और हाँ उसको डाउट नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है, जो वो कंपनी ने बुक बनाया है वो बुक्स के अंदर में ये सब किया हुआ मैं ऐसा सब लोग चेक करो, क्या चेक करने के बाद इसको पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं, चेक करना जैसे तो आप वैसा दूसरा कुछ होगा तो वो डिसाइड करने के लिए हम लोग को बहुत टाइम लगता है। उसका कारण है हम एक लाइन से चेक करते जाना है। हमने गाड़ी में अगर गियर में लगता है उनके देखने के लिए गया तो हमारा काम क्या है, गाड़ी कौन सा लेवल में खड़ी है वहाँ से स्टार्ट होना है, ऑयल है कि नहीं, ऑयल लेवल में है कि नहीं, ऑयल कैसा चेक करते हैं उसका तरीका हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एक नंबर का जो गियर है वो गियर में ये सिलेक्शन जैसा दिया हुआ है कोई नहीं, उसी हिसाब से फ्यूज बॉक्स में फ्यूज भी होगा तो एक नंबर का फ्यूज कहाँ है आपको पता चलना चाहिए, 2 नंबर पे किधर है वो पता चलना चाहिए, 3 नंबर पे कितना। तो जो ये गाड़ी का जो पावर फ्लो है इस पावर फ्लो का हिसाब से एक फ्यूज बॉक्स होगा ना, तो फ्यूज बॉक्स के ऊपर भी ये सब लिखा रहेगा, एक नंबर के लिए कौन सा फ्यूज है गाड़ी में भी रहता है, वैसा ये ट्रांसमिशन में भी होगा कि नहीं होगा ना। और उसको उसी हिसाब से मैन्युफैक्चर में उसमें कितना करंट जाना चाहिए उस हिसाब से वो करंट का हिसाब से फ्यूज उसको अलग अलग एम्पियर्स का लगाया होगा, उसमें भी लिखा रहता है यार कब खत्म हुआ, लिखा रहता है ना उसमें। तो हम लोग उसको गया है कंपनी क्या करती है उसी पर एक स्टिकर लगा के रखती है, इसी में मार्किंग किया हुआ रहता है, इसी में स्टिकर रहता है, कुछ दिनों के बाद स्टिकर चला जाता है, पता नहीं रहता है कि नहीं। बट वहाँ जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक पता ही नहीं चलेगा। यहाँ ही बैठ के हम लोगों ने सीख लिया तो नहीं चलेगा, तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं, जोर से बोलो, जाना पड़ेगा कि नहीं, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। हाँ। आप भी आवाज आया देखो
ठीक है। तो जब तक ये अगर टोटल नहीं जाएगा तो ये समझ में आएगा। यहाँ पे कितना भी बोर्ड के ऊपर समझाओ, कितनी भी ड्राइंग बनाओ, कितना भी वहाँ जाके समझाओ, कहाँ पे जहाँ पे खोला है उधर। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है जब प्रॉब्लम जब आता है उस टाइम में वो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व किया जाता है वो नॉलेज वहाँ मिलता है। यहाँ तो क्या होगा, टुकड़ा उतना मंगा दिया, डाल दिया, नीचे में चेक करने का कुछ जुगाड़ नहीं है, बस भाई हमने अंदाजे में सब डाल दिया, ओके हो गया, उठाया, लगाया। वहाँ जब लगाने के बाद खरी कसरत है उसके अंदर, है कि नहीं? बोलो तुम जोर से एक बार, है कि नहीं? वो जब ट्रांसमिशन वहाँ पे जब लगाया जाता है उस टाइम वो चलने का टाइम में जो गियर नहीं देता है उसी टाइम कसरत होता है इसी के लिए। और ध्यान रखो कोई भी ट्रांसमिशन अभी बाहर से ओवरऑलिंग करके या हम लोगों ने ओवरऑलिंग करके जब लाया है और उसको मशीन में बैठा रहे हैं और जब चालू करने के लिए जा रहे हैं तो उसका जो ड्राइव शाफ्ट होता है, ड्राइव शाफ्ट समझते हो? कौन सा ड्राइव शाफ्ट? प्रॉपलेट शाफ्ट, उसको स्टार्टिंग में लगाना नहीं। हम हमारा हिसाब से पता है उसको पहला लगाना नहीं, लगाना है नहीं लगाना। कोई कोई ट्रांसमिशन में क्या होता है फ्लैज ऐसे ही जाके बैठती है, बोल्टिंग नहीं होता है। इसमें ऐसा है, इसमें है ना, तो इसमें तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा जब चालू करोगे तो वो उधर चला जाएगा, आवाज बाहर आएगी, आएगा ना। 902 में अगर जाओगे तो क्या होगा, उसमें नहीं लगाओगे तो चलेगा। 9020 का लोडर का जो ट्रांसमिशन है उसको हमने बैठा दिया, इंजन स्टार्ट कर दिया, उसमें अगर शाफ्ट मोड अगर नहीं लगाएगा तो चलेगा, उसको चलेगा ना। लेकिन 3.5 में ऐसा नहीं है, उसमें लगाना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। बट उस टाइम हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे कि चक्के हम लोग जमीन लेवल से अगर उसको उठा के रखेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेट लोड नहीं आएगा। जिसके ऊपर में नया बनाया हुआ पार्ट्स में अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो अल्टीमेट लोड नहीं आएगा। ठीक है, तो एक काम करते करते ये सब चीज़ का नॉलेज होता है। इसके अंदर एक ही फ्लैज निकलता है, यहाँ से एक फ्लैज निकलता है ना, लेकिन ये फ्लैज ऐसा होता है फ्री ऑफ जाके बैठता है नीचे। चेक करना है, बराबर करना, ये आदत रहना है। उस टाइम में टैंडम टेस्ट को क्या करना है, ऊपर उठा के लकड़ी का ऊपर लेना है और फिर गियर सिलेक्शन करना है और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा जो है वो चेक करना है। अभी इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। मतलब ये सब हो गया इसका। इसके बाद में इसका गियर का रेशो चेक किया जाता है। 1 नंबर लगाया और आरपीएम इंजन का कितना होना चाहिए, उतना आरपीएम देने के बाद में ट्रांसमिशन का फ्लैज कितना राउंड घूमना चाहिए 1 मिनट के अंदर। पता है किसी को ये चीज होता है या नहीं होता है? होता है कि नहीं? इंजन का आरपीएम रहेगा, 1 नंबर ले लिया, इंजन का आरपीएम अगर 2500 है, 2500 आरपीएम दे दिया, इंजन दबता भी नहीं है, ट्रांसमिशन बना के डाला हुआ है, तो चारों चक्का अगर टैंडम केस को ऊपर उठा दिया है तो उस टाइम चक्का कितना राउंड घूमना चाहिए, कुछ तो उसका फार्मूला होगा कि नहीं। 1 नंबर में इतना घूमना चाहिए, 2 नंबर में उतना, 3 नंबर में इतना, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, उसके बाद रिवर्स 1 2 3 4 घूमना है कि नहीं? हाँ, वो जब चेक करोगे तो अल्टीमेट क्या पता चलेगा कि ट्रांसमिशन मैंने जो बनाया उस ट्रांसमिशन में कुछ भी फॉल्ट है। अगर उसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, मतलब हम लोगों ने बनाने में कुछ हो सकता है, उस सामान क्या किया है, चिंगूसगिरी, उसको बोलते हैं चिंगूसगिरी, समझ गया ना। ये चलेगा, डाल दिया। मैन्युफैक्चर ऐसा नहीं करता है, जब वो नया बनाता है उस टाइम क्या करता है, पूरा अल्टीमेट 0 पूरा डालता है और उसके पास टेस्ट बेंच होता है, वो टेस्ट बेंच के ऊपर लगा के नीचे पे जमीन के ऊपर पूरा चेक करता है। उसी टाइम में उसके पास में जितने चेक करने की मशीन है उसी से चेक किया जाता है। चेक करने के बाद उसको मार्केट में मशीन में लगाया जाता है। मार्केट में लगाने के बाद वो मशीन को 1 साल चलने के बाद उस मशीन का वारंटी बोलता है ना, हम कोई भी चीज़ लेते हैं वारंटी और गारंटी, ये 2 शब्द आता है। मशीनों में गारंटी होता है क्या कभी? गारंटी वारंटी होता है। उस वारंटी पीरियड के अंदर में उस मॉडल का मशीन मार्केट में डालने के बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं ना, कुछ तो प्रॉब्लम आते होंगे। वो प्रॉब्लम आने के बाद वो लोग उसके ऊपर टेक्निकल वो लोग रिसर्च करते हैं, टेक्निकल दिमाग लगा के और उसमें कुछ चेंजेस करता है। इसके लिए क्या होता है, 555 मार्केट में आ गया, चल रहा है, तो वो लोग ज्यादा रिसर्च किसके पास करता है पता है तुमको? ऑपरेटर के पास करता है। कस्टमर के पास नहीं करेगा, जिसने परचेस किया उसको कुछ नहीं बोलेगा, वो ऑपरेटर के पास जो चला रहा है उसको ही पूछेगा, कि ये कैसा चलता है, चलने का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ऑपरेटर बहुत बड़ी चीज है कि नहीं, वो उसको पूरा बताता है।
उस हिसाब से मार्केट में अगर समझो हो सकता है 511 है, 623 है, 555 है, बराबर है। अभी 535 आ गया, ये ग्रेडर 535 आया है जो हमारा बिल्डिंग साइड में है यहाँ, ठीक है। तो ऐसे मॉडल फिर चेंज क्यों होते हैं, मॉडल चेंज क्यों होते हैं, बताओ, मॉडल क्यों चेंज होता है, मशीन का मॉडल भी चेंज होता है, इसमें कुछ तरक्की होता है तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, जो वारंटी होती है ना, वो वारंटी में जो मार्केट में डाला हुआ मशीन डालने के बाद कस्टमर को दे दिया, कस्टमर ऑपरेटर ये दोनों उसको देख रहे हैं, ठीक है। वो देखने के लिए उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को देख के वो लोग और सोचता है कि ये प्रॉब्लम को थोड़ा कम करना है और इसकी प्रोडक्टिविटी क्या करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो इसमें और क्या डालना पड़ेगा, वो सोचते हैं। और मार्केट में ये मशीन और ज़्यादा चले, अच्छा मार्केट में प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इस हिसाब से क्या होगा, कस्टमर खरीदेगा, खरीदेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का काम इतना ही है, हमको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। जो मशीन में जो टूट गया या जो प्रॉब्लम आ रहे हैं और उसका जो मेंटेनेंस है उसके बारे में हम लोगों को बात करना जरूरत है, वो ध्यान में रखना जरूरत है। वो बहुत बड़े बड़े हस्ती लोगों की कहानी है, हम लोग तो उसको खोलते हैं, फोटो लेते हैं, ध्यान में रखते हैं कौन सा बेरिंग है, कौन सा ऑयल सील है, सब लोग को बताते हैं, वो मंगाते हैं, वो जैसा था वैसा पैसा देते हैं, काम हमारा खत्म हो जाता है। बट ये ध्यान रखो कि जिस बंदे ने या जो टीम ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ उसको कितना दिन लगा होगा, इसकी कास्टिंग करने के टाइम में वो बॉडी कितना साइज में होना चाहिए, वो शार्पट कितना बराबर होना चाहिए, कौन सा जगह में मिनिंग होना चाहिए, कौन सा जगह में बेरिंग सीट होना चाहिए, कहाँ से ऑयल लाइन है, कहाँ न्यूट्रिल है, और दोनों सभी अंदर बैठाने के टाइम में दोनों कवर एक साथ आके दोनों जुड़ना है, उसमें थोड़ा भी क्लियरेंस इधर उधर नहीं होता है। कितना दिमाग होगा उसके लिए, कितना कितना टेक्निकल चीज़ को यूज़ किया होगा, कितना कितना सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया होगा, जिस वजह से वो क्लच प्लेट की डिज़ाइन बनाई होगी, प्लेट की डिज़ाइन बनाई होगी, वो स्प्रिंग की डिज़ाइन बनाई होगी, शाफ्ट की डिज़ाइन भी बनाई होगी, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को तो सलाम करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, जोर से बोलो। वो लोग ये बनाते हैं तभी हम लोगों को खोलने के लिए मिलता है, और आगे जाके हम लोग काम करके क्या होता है, हमारी रोजी चलती है कि ना। तो जब वो बनाते हैं हमारे पास आता है, कुछ हो गया खराब हुआ, मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस करने के टाइम में हम लोग नौकरी करते हैं, उस टाइम में हमको पगार मिलता है, मेंटेनेंस में भी मिलता है, रिपेयर में भी मिलता है, जो भी है मिलता है कि नहीं। तो हम लोग का अक्सर सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मेंटेनेंस के ऊपर पे ध्यान। जब मेंटेनेंस हमारा सही नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये खराब। अभी ये जो खराब हुआ, ये खराब होने के कारण एक एक आदमी में बताना है ये खराब क्यों हुआ होगा। फर्स्ट नंबर गियर ही क्यों खराब हो गया, बताओ। एक आदमी कोई तो आगे आ जाओ, बताओ, एक सवाल देता हूँ फिर आगे का देगा। यस, फर्स्ट नंबर गियर ज़्यादा यूज होता है, और बताओ। वो लोग झटका मारना है, ओके ठीक है, और दो हो गए, और बताओ। हमको जानना है भाई, फर्स्ट नंबर ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तुम बोलते खराब हो गया, तुम बोला ऑपरेटर झटका मार दिया खराब हो गया, और बता 5-6 मिनट का टाइम, इससे ज़्यादा नहीं, बोलो जल्दी, और क्या होगा। हमारे चाचा काका, जैसे उनका नाम अभी मेरा मुंह पे नहीं आ रहा है, बराबर है, तो वो टैंकर चला रहे हैं, अब टैंकर चला रहे ना, उसके अंदर में जो क्रश सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है, एक पाइडल है, और पाइडल में रॉड लगा है, रॉड से लेके जाके फोर्क का लीवर में लगा है, पैर दबाते हैं तो क्या होता है, प्लस डिसलेट होता है, और क्या इंजन की पावर जो है वो गियर बॉक्स के पास से दोनों से क्या होता है, डिसलेट, मतलब दूर हो जाता है। उसके बाद वो गियर लगाते हैं, फिर पैर छोड़ते हैं, और वो क्या होता है, एंगेज होता है और गाड़ी आगे जाता है ना। तो इस ट्रांसमिशन में ऐसा कुछ होगा क्या, उसको क्या बोलता है, उस पैडल को क्या बोलता है, बताओ, उस पैडल का नाम क्या है। टैंकर के क्लच में और इसके क्लच में बहुत फर्क है, फर्क तो है, बट उसमें पैर से ही दबा रहे हो, इसमें तो एक छोटी सी लीवर दिया है, इसको गियर चेंज करते करते जा रहे हैं, आराम से जा रहा है, मल्टीप्लेक्स है, ठीक है, इसमें ज़्यादा जर्क नहीं आता है, पावर अच्छा खींच के चला जाता है, ठीक है।
बट वो जो पैर दबा के जो करता है डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन में और ऐसा कुछ चीज़ होगा क्या, ऐसा इन्होंने बताया कुछ है, क्या होता है उसका नाम क्या है, क्या नाम है भाई, एक तो बताओ आप ऑपरेटर मैंने लोड के नहीं मालूम है क्या होता है उसका नाम, देखो उतना में हमको भी मालूम नहीं, आप लोगों को भी मालूम नहीं, आगे जाके कभी ना कभी ऐसा ही टॉपिक आएगा उस टाइम पता चलेगा। अभी इतना में हम ये खत्म कर सकते। हाँ बोलिए आप बोल रहे थे। इसमें ऑयल प्रेशर से होता है और उसमें पाइडल से होता है। वो ठीक है, सब कुछ होता है पाइडल से होता है, बट जब क्लच पाइडल आप गाड़ी का दबाते हो, टैंकर का, अशोक लेलैंड 370 कॉमेट गाड़ी का पाइडल दबा दिया, क्लच डिस्कनेक्ट हो गया, उसके बाद गियर डाला, पाइडल निकाल दिया तो गियर एंगेज हुआ, चला गया, ठीक है। ये मल्टी क्लच है, हाइड्रोलिक लाइन और इलेक्ट्रिकल लाइन और मल्टी क्लचेस है, इनको पकड़ के चलता है। तो इसको कुछ ऐसा डिस्कनेक्ट करने के लिए इसमें कुछ जगह होगा और कुछ ऐसा वाल होगा और ऐसा कुछ पाइडल होता है। आप कुछ बोल रहे हैं बराबर, उसका क्या नाम है, पाइडल कहते हैं ना उसको, क्लच हिंजिंग बोलता है, हिंजिंग बोलता है, क्लच हिंजिंग बोलता है, क्या नाम है उसका, मैं जरूर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को मुझसे जरूर चाहिए उसका नाम क्या है। उसका होता होगा ना, जब एक गियर में हम अगर सिलेक्शन दे दिया, एक गियर चला गया, एक गियर से एक गियर में जाने का टाइम में उस टाइम थोड़ा बहुत तो उसको क्लच को डिस्कनेक्ट करना पड़ता होगा कि नहीं, इसमें करना पड़ता होगा कि नहीं। जैसे मिलर चला रहे हैं, रोड में जा रहे हैं, एक गियर से दूसरे गियर में डाल रहे हैं तो क्लच दबाते हैं, दबाने के बाद इंजन की पावर पीछे जाने वाली बंद होती है ना, उसके बाद गियर में क्या होता है, जो रोटेशन जो है उसका स्पीड कम होने के बाद दूसरा गियर डालते हो। तो इस मल्टी क्लच में ऐसा कुछ होगा क्या, वो कहाँ होता है, उसका नाम क्या, और ऑपरेटर को कब दबाना है, तो ऑपरेटर को ये आदत होना चाहिए कि नहीं। तो आप लोगों ने कल वो मेरे को दिखा रहा है कोई ग्रेडर में, हमारे पास बिल्कुल ग्रेडर है यहाँ पे 605 आए, उसमें होगा, उसमें होगा तो 555 में भी होगा 100%, लीबाई में भी होगा कि नहीं। तो जितने मॉडल के ग्रेडर जो हाइड्रोलिक फंक्शन वाला ट्रांसमिशन जो है, मल्टी क्लच वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, उसमें होगा, उसको हिंचिंग पैडल होता है, क्या होता है। अगर मैंने कुछ अगर ये नाम गलत बता दिया होगा तो किसको और पता होगा तो किधर से पता करके मेरे को और बताओ इसका नाम क्या है। वो हिंचिंग पैडल क्या करता है, दूसरा गियर में शिफ्ट करने के टाइम को उसको पैर से दबाना है ना। तो अगर वो दबाता ही नहीं होगा ऑपरेटर कभी, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है कि फर्स्ट गियर जाएगा क्या, अगर वो दबाता ही नहीं होगा, समझा उसको यूज ही नहीं करता होगा, तो ये प्रॉब्लम आएगा कि नहीं, आएगा नहीं। अगर बहुत पुराना ट्रांसमिशन है, 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, कुछ ना कुछ तो वेयर एंड टेयर होगा, आर्थिकल होगा ना, बट उसको कुछ चीज दिया है, अगर उसको ऑपरेट नहीं करता होगा तो क्या होगा। आप लोग जो जैसे बोले कि कुछ तो झटका देता होगा तो होता होगा, तो झटका को कम करने के लिए क्या चीज है ना, इंचिंग पैडल है, वो इंचिंग पैडल उसने, ठीक है। तो इंचिंग पैडल क्यों नहीं मारता होगा वो बताओ, पैर दर्द करता होगा, क्या करता होगा अभी, हाँ एक तो लापरवाही होगी और किसी का पैर दर्द करता होगा और अगर समझो हो सकता है जहाँ पे बहुत हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक मतलब हार्ड मट्टी है, वो उनसे थोड़ा सा और हार्ड है, उस जगह में अगर ये फर्स्ट गियर का जगह में ये गियर डाल दिया, ये गियर डाल दिया, ये गियर डाल दिया, इसमें लोड लेने वाला गियर ही नहीं है, वहाँ इंगेज नहीं किया, दूसरा गियर में डाल रहा है तो क्या होगा, आएगा ना। ये भी हो सकता है कि नहीं, उसको यूज तो करना है, लोकेशन देख के उस हिसाब से जो काम आए उस हिसाब से देख के क्या करना है, वो गियर सिलेक्शन करके जाना है। वैसा गियर सिलेक्शन करके जाएगा तो क्या होगा, मशीन में डिफेक्ट भी कम आएगा और डीजल का जो एवरेज है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर है, बराबर रहेगा कि नहीं, बराबर रहेगा कि नहीं। नहीं तो जो जगह में लूज पड़ती है उसी में डाल दिया ये गियर,
जो गियर हार्ड जगह में यूज करना है उसको लगा दिया, बंद करने के थोड़ी वो हार्ड में भी कर सकता है, ठीक है, और गाड़ी को बिगाड़ भी सकता है। बट हम लोगों का नेचर, जो मेंटेनेंस टीम का जो आदमी है, उनका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो हर टाइम में उनके साथ में मिलजुल के होना चाहिए। वो नहीं देखिए आधा डॉक्टर गाड़ी का कौन है, जोर से बता कौन है, ऑपरेटर है ना, आधा डॉक्टर है कि नहीं। तो जब गाड़ी के पास प्रॉब्लम आएगा तो उसके साथ फ्रेंडशिप में जाकर बात करना, जब फ्रेंडशिप में बात करोगे तो ऑटोमेटिकली बता देगा क्या हुआ था या नहीं हुआ था, बताएगा कि नहीं, बोलो जोर से बोलो, बताएगा कि नहीं। तो उसके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मेंटेनेंस टीम का जो भी रिलेशन है ऑपरेटर के साथ में बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा हो तो क्या होगा, हमारा काम आसान होगा। और उसी टाइम ऐसा नहीं है कि जोर से पता नहीं बात नहीं चलाता तो वही है भाई, चलाता तो वही है दिन भर 8 घंटा 12 घंटा वही चलाता है। अब तो खराब होता है उसका भी चला जाए, या महीना में 2 महीने में एक बार उसका जो आवर्स का मेंटेनेंस आता है उस टाइम हम लोगों ने जो फिल्टर्स है ऑयल है वो लेते हैं, खोलते डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, चलाता तो वही है ना। तो उसके साथ में रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो भी चीज़ के ऊपर में बातें किया, इससे कुछ सीखने के लिए मिला, किसको मिला उन्होंने हाथ ऊपर करा, सबको मिला, और साथ में हमको भी मिला, आप लोगों से मिला ना। इसके लिए हर दिन ये प्रैक्टिस करना है, और हर दिन नया चीज, कुछ भी हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ तो नया करता ही नहीं, कुछ तो नया मशीन का काम होता है, उसको खोलते हैं, बैठाते हैं, लगाते हैं, चलाते हैं। कुछ पुराना जो काम है सर्विसिंग भी बहुत काम है, ऐसा नहीं छोटा काम नहीं है। सर्विसिंग में तो बहुत सारी चीज़ पता चलती है क्या। तो अभी इतना ही बातों में हमारा जो भी आज का टॉपिक है उसको खत्म कर देते हैं। कल जिसको भी इंटरेस्ट हो, अपने से अगर कोई आप लोगों से सिखाना चाहता है तो आगे आके सिखाना है, कोई भी टॉपिक जिसको भी कुछ मालूम है, जो भी मालूम है, कोई भी चाहते हैं, ओनली ट्रांसमिशन छोड़ के इंजन के बारे में हो, कोई सिखा सकते हो करा के, आया नहीं जो डर पड़ो क्यों बोला यार, ठीक है, जो भी हो गया। लेकिन जिसको भी इंटरेस्ट अगर हो कि भाई आज दिन भर में मैंने ये काम किया, जैसा अभी किर्लोस्कर 494 कुछ नहीं, डीजे का इंजन हम लोगों ने फ्यूल पंप और इंजेक्टर हम लोगों ने बाहर से जाके डीजल सर्विस वाले के पास में जाके चेकिंग करा के लेके आके हम लोगों ने फिट किया। तो उसको फिट करने का तरीका और फिट करने के टाइम में डीजल पंप और फ्यूल इंजेक्टर का लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग स्टार्टिंग फिटिंग कर रहे हैं, उस टाइम में क्या क्या चीज़ करना है उसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। क्यों जो बना हुआ फ्यूल पंप और इंजेक्टर है उसकी लाइफ बढ़ना, लाइफ बढ़ने के लिए हमको क्या करना है। आज हमारे ऑब्जर्वेशन में एक बहुत बड़ा चीज़ आया है, वो अभी आप बताएंगे नहीं वो चीज़, जो वो चीज़ हम जहाँ किया है बन के आएगा उसके बाद बताओगे। तो आज हम लोग क्या किया है, डिजिटल कंप्यूटर बाहर से बना के लेके आए और फिटिंग करना टाइम होती है, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए जो कुछ होता है उस पर हम इसके ऊपर में बात करेंगे। आप लोगों के पास जो भी नॉलेज होगा, आप लोगों के पास जो भी नॉलेज होगा वो नॉलेज को आप लोगों ने हमको शेयर करना है। करोगे कि नहीं करोगे ना। तो इतना में हम लोग अभी आज का टॉपिक खत्म करते हैं। एक बार जोर से बोलो जय सुरक्षा।